अंश जो नायरा को जाता हुआ देखकर खुद से ही कहते हैं, सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने तो नफरत करनी है तुमसे। मैं कर सकता हूँ, इतनी भी कोई बड़ी डील नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे नायरा की इन सारी प्यारी प्यारी हरकतों से कहीं वो बीच में ही ना पिघल जाए। और उन दोनों के बीच ये चैलेंज भी तो लगा हुआ था कि देखते हैं कौन किसके प्यार में पहले पिघलता है। अंश को चैलेंज हारने की तो कभी भी आदत नहीं थी। वो नीचे की तरफ आती है और जैसे जैसे उसके कदम नीचे की तरफ पड़ रहे थे, सारे आए हुए रिश्तेदार गेस्ट जो कि नायरा को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, उसके मांग में लगे सिंदूर और साथ ही उसके गले में इस वक्त पहने हुए मंगलसूत्र को देखकर आपस में कुछ औरतें जो बात करते हुए कहती, वैसे हमको नहीं लगता है कि अंश झूठ बोलेगा। अब देखो, लड़की भी बिल्कुल शादीशुदा दुल्हन की तरह लग रही है। कल भी ध्यान से देखा था मैंने, मांग में सिंदूर तो लगी हुई थी इसकी। हो सकता हो अंश बिटवा को मंदिर में जाकर शादी करनी हो। सामने बैठे जयचंद्र जो कि इस वक्त अपने हाथ में न्यूज़पेपर को लिए हुए उन लोग की बातें सुन रहे थे, वो सिर्फ नाटक कर रहे थे कि इस वक्त वो न्यूज़पेपर पढ़ने में अपना ध्यान गड़ा रहे। वहीं वो अपनी बगल में बैठी सावित्री जी से कहते हैं, अगर मंदिर में शादी करनी थी तो हमें बता तो देते, कम से कम कार्ड में उनका नाम तो नहीं लिखवाते। सावित्री जी जो जयचंद्र को संभालते हुए कहती हैं, आप ज़रा शांत हो जाइए। देखिए उसने शादी कर ली है ना, अब माना कि थोड़ा अजीब है और फिर सबको कुछ हुआ, आपकी इज्जत के बारे में लोग जो भी बातें किए उन सबको भूल करके एक बार ज़रा आप अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। इन लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और आपको गुस्सा भी दिलाते रहेंगे, मगर आपका तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अब अपने घर वालों को समझे। नायरा जैसे ही नीचे की तरफ किचन में भी बढ़ने वाली होती है, तुरंत ही शालिनी जी उसको रोकते हुए कहती हैं, अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? शादी के बाद तुरंत तुम्हें रसोई घर में नहीं जाना है बेटा। नायरा जो टाइम की तरफ देखती है और फिर थोड़ा जल्दी में कहती है, अगर उनके लिए कॉफ़ी टाइम से नहीं पहुंची तो बहुत डांट पड़ जाएगी। मैं चली जाती हूँ ना, क्या दिक्कत है? तभी जयचंद्र जो अपने न्यूज़पेपर को सामने की तरफ फोल्ड करके रखते हुए कहते हैं, क्यों, वो कोई महाराजा है क्या जो उसके कहने पर आप रसोई घर में एंटर होंगी? शादी करके लेकर आए हैं आपको, कोई नौकरानी नहीं है आप यहाँ की। बैठिए, आप, आपसे कोई मिलने के लिए आ रहा है। शालिनी जी जो नायरा को ले आकर के काउच पर बैठाते हुए कहती हैं, मंत्री जी आ रहे तुमसे मिलने के लिए नायरा। नायरा जो धीरे से अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, जी। शालिनी जी जो कि उसके सर पर हल्का सा घूंघट कर दी थी और हल्का सा उसके घूंघट को नीचे करते हुए कहती हैं, तुम्हारी मुँह दिखाई है आज, बहुत सारे लोग तुमसे मिलने आएंगे नायरा, ज़रा ध्यान से, सबसे बस प्यार से बातें करना। हाँ, और तुम तो बहुत प्यारी और समझदार हो, ये सब बताने की तो तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। अभी नायरा को समझ पाती तब तक बाहर से 3-4 आदमी आ रहे थे। वहीं उसमें से एक आदमी जो कि बीच में कुर्ता पैजामा पहने साथ साथ ही ऊपर कोटी पहने अंदर की तरफ बढ़ता आ रहा था और जयचंद्र की तरफ देख करके वह हल्का सा मुस्कुरा करके अपने हाथों को जोड़ करके झुकते हुए कहता है, कैसे हैं साहब, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल? जयचंद्र भी मुस्कुरा करके उनको बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, हाँ बस भगवान की कृपा है, इसी तरह से महादेव की कृपा बनी रहे तो सब कुशल मंगल होकर निकल जाएगा। वही मंत्री जो कहते हैं, पर कल रात में कुछ कुशल मंगल हमको लगा नहीं, मतलब जैसा लोगों ने बताया कि अंश की शादी नहीं हुई, मतलब कार्ड पर तो उसका भी नाम था मगर अंश नज़र नहीं आए कल रात, बस अनु और अर्जुन की शादी। लेकिन तभी इस बात पर जयचंद्र जो कहते हैं, हाँ वो उन लोग की शादी की जो प्लानिंग थी ना वो बिल्कुल वैसे ही थी, पर वो शादी यहाँ नहीं हुई उन लोगों की, वो कहीं और हुई है। जयचंद्र की बातें सुन करके वो आदमी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, अरे हाँ भाई, पता नहीं क्यों लोग फिर भी पूछ रहे थे, हमको लगता है ना आपने वो मंडप बनवा कर की गलती कर दी, इसीलिए सबको लगा कि शादी यहीं होगी। अब जहाँ अंश बबुआ का ससुराल होगा शादी तो वहाँ हुई होगी। खैर ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि बहू आई है, इसमें भाई मिठाई उठाई लाई जाए। वहीं वो अपनी वाइफ को दिखाते हुए कहते हैं, ये हमारी पत्नी है, स्वास्थ्य ज़रा खराब रहता है इनका। इस बात पर शेखर हंसते हुए कहते हैं, फिर तो आप बिल्कुल हमारी तरह हुए मंत्री जी, हमारी भी बीवी का कुछ यही हाल है। वहीं इस बात पर मंत्री जी तो कहते हैं, नहीं नहीं, वो इनको कैंसर है, भगवान न करें कि आपके परिवार में ऐसा किसी को भी हो, बेचारे 3rd स्टेज पर आ चुकी हैं। ये सुनते ही जयचंद्र जो कहते हैं, अरे तो फिर आपको इनका इलाज करवाना चाहिए। लेकिन तभी वो औरत अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, अब क्या इलाज भाई साहब,
अब तो बस भगवान के पास ही जाना है, और उम्र भी कितनी बची है मेरी। खामखा पैसा बर्बाद करके क्या फ़ायदा। ऐसा लग रहा था उनके चेहरे से कि ये सारी बातें वो ज़बरदस्ती बोल रही हैं। ये सब सुनकर के नायरा जो एकदम से घबराते हुए कहती है, ये कैसे लोग हैं, दवाई करवानी चाहिए इनको तो। लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप से बातें कर रही थी। तभी वो औरत जो कहती है, अपनी बहू का चेहरा नहीं दिखाएंगी शालिनी जी। बयान जो अपने शर्ट का बटन बंद करते हुए कहते हैं, कहाँ रह गई ये लड़की। एक तरह से एक काम बोलो, टाइम से कर नहीं सकती है, मेरी कोई बात माननी नहीं होती है, और इसी बात में तो अब मज़ा है। तुम मेरी बात नहीं मानोगी, फिर मैं तुम्हें डांटूंगा, और फिर तुम मुझसे झगड़ा करोगी, फिर मैं तुम्हें और डांटूंगा। मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकालने का इरादा है। मिस समायरा, ओप सॉरी, मिसेस समायरा मल्होत्रा। अब तुम ऊपर नहीं आओगे तो मुझे खुद नीचे आना पड़ेगा। और ये बोलकर वो अपने हाथ में कोट लेते हैं और साथ ही अपने फ़ोन और टैबलेट को भी लेकर के नीचे की तरफ आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शालिनी जी धीरे धीरे नायरा का घूंघट उठा रही थी, और जैसे उसकी पूरी शक्ल उन दोनों लोगों के सामने आई थी, यानी मंत्री और उनकी वाइफ के सामने, उनकी वाइफ जो धीरे से कहती हैं, अरे वाह, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। जैसे अनु लगती है ना, बिल्कुल वैसी ही शक्ल है इसकी भी, एकदम मासूम सी, प्यारी सी। लेकिन मंत्री तो थोड़ी देर के लिए एकदम से चुप रह गया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस लड़की की शक्ल देख रहा है वो अपने सामने। वो एक बार अपनी वाइफ की तरफ देखता और फिर से अपने चश्मे को निकाल करके उसे अपने कपड़े से साफ करते और साथ ही अपनी आंखों को पोंछते हुए दोबारा से सामने की तरफ ध्यान से अपने चश्मे को लगाकर देखने लगता है। और जैसे ही उसने नायरा की शक्ल को दोबारा से देखा था, वो झटके से खड़े होते हुए कहता है, ये आपकी बहू है? वो जयचंद्र से पूछता है। जयचंद्र अपने सर को ना मिलाते हुए कहते हैं, हमारी नहीं, हमारे बेटे की बहू है। हमारी तो ये पोता बहू लगेंगी। पर आप क्यों उठ गए, आपको कहीं जाना है? ये सुनते ही वो मंत्री घबराते हुए कहता है, आपको इस लड़की के बारे में कुछ पता भी है? अरे कौन है ये लड़की, इसके परिवार, इसका घर, ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो पुणे में होना चाहिए था। अभी अंश अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अपने वॉच की तरफ भी देखते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे, और मंत्री की बातें सुन करके वो थोड़ी देर के लिए अपने कदम को धीरे कर लेते हैं और बहुत ही गौर से मंत्री की हरकतों और उनकी बातों को सुनने लगते हैं। भाई वो मंत्री नायरा की शक्ल की तरफ दिखाते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये लड़की आपके खानदान की बहू बनने की औकात नहीं रखती है। अरे ये बहुत ही घटिया और नीच काम करती है। ये सुनते ही जयचंद्र काफी गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? वो मंत्री अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, देखिए, हम आपके परिवार के भले के बारे में सोचेंगे। अरे शेखर से हमारी काफी पहले से जान पहचान है, हम दोस्त जैसे हैं। देखिए, कभी भी राघव आपके परिवार का कुछ गलत नहीं सोच सकता। आप जानते हैं, हम आपको अपने पापा जी की तरह समझते हैं, और ये लड़की बहुत ही गलत। देखिए, हम आपको बताते हैं इस लड़की की सच्चाई क्या है, हम बताते हैं। जैसे अभी उन्होंने इतना बोला था और आगे वो कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी उनकी बातों को बीच में कोई इंटरप्ट करते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंट लहजे में आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं बताता हूँ आपको इसकी सच्चाई। जैसे ही नायरा ने यह सुना था, उसके पूरे बदन काँप गए थे, और अब जाकर के मंत्री की सारी बातें नायरा के पल्ले पड़ रही थी कि आखिर ये उसके बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तभी अंशु नायरा के हाथ को धीरे से पकड़कर उसे खड़ा करते और उसे अपने बगल में ला करके उसे कमर पर अपने हाथ को बहुत ही हक से रखते हुए कहते हैं, इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ आप लोगों को। वहीं जैसे ही वो मंत्री जी अंश की तरफ देखते हैं, वो तुरंत अपने चेहरे को झुकाते हुए कहते हैं, हमें शर्म आ रही है बताने में बेटा, लेकिन अगर तुम्हें इसे सच्चाई पता चलेगी तो तुम उससे तुरंत रिश्ता तोड़ दोगे। नायरा जज्बात पर बस अपनी थूक गटक ली थी। वहीं अंश जो कि हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, इसकी सच्चाई ये है। नायरा धीरे से अपने हाथ को ले जा करके अंश के पैर पर रखते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस वक्त वो अंश के शरीर को धीरे धीरे अपने हाथों से टच करते हुए उन्हें बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं वो दूसरा हाथ ले जा करके अंश के हाथों पर रखते हुए कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, कुछ मत बताइएगा प्लीज़। लेकिन अंश उसके बाजू पर धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, ये लड़की जिसे आप अपने सामने देख रहे हैं, इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है कि
ये अंश मल्होत्रा की बीवी है। जैसे ही मंत्री ने सुना था वो तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते कहते हैं, ना ना ना, तुम गलत समझ रहे हो अंश बेटा, ये किताबी अंश हो। नायरा को धीरे से ऊपर जाने का इशारा कर दिए थे। वहीं नायरा बिना कुछ सोचे समझे इस जगह को वैसे भी छोड़ना चाह रही थी। वो इस माहौल को छोड़ते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। वहीं जयचंद्र को अंश अपने हाथ दिखा करके उनको टेंशन मुक्त रहने का इशारा कर दिए थे और वो खुद ही जाकर के मंत्री का हाथ पकड़ते हैं और इन्हें गार्डन के साइड में लाते हुए कहते हैं, कौन सी सच्चाई बतानी है आपको, मुझे बताइए। मंत्री जो कहता है, ये लड़की वो कोठा पर काम करती है अंश, और उससे भी गिरी हुई हरकतें करती है। मुझे इसका फोटो। किताबी अंश जो कि उनके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जब पता चलेगा कि आपने उस लड़की को अपने लिए सेलेक्ट किया था, सोचिए आपके समाज में क्या रेपुटेशन रह जाएगी। जैसे ही वो मंत्री ने सुना था वो पूरी तरह से हैरान और एकदम से चौंक जाता है कि आखिर अंश को ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी अंश उस लड़की को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे उस लड़की से शादी कर सकते हैं। अंश इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ बताइए, अगर सबको पता चलेगा आपके बारे में, आपकी पत्नी को बताओ, और क्या कहना चाह रहे थे मेरे घर वालों के सामने। वहीं वो मंत्री जो कहता है, उस लड़की को तुम्हें मारकर फेंक देना चाहिए, इससे पहले कि उस लड़की की सच्चाई पता चले तो तुम्हारी तो इज्जत की पाय पाय लग जाएगी। अरे ऐसी लड़कियों को जिंदा। किताबी अंश उनका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, याद रहे मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो, पता है। और वो उनको उसी तरफ लेकर आए थे जहाँ पर नायरा को वो एक बार लेकर पहुँचे थे, और वो जगह जो कि काफ़ी डरावनी और सुनसान थी। आसपास पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहाँ पर कुछ खून के धब्बे भी थे जिसे अब तक अंश ने जानबूझकर साफ नहीं करवाया था। वो उसी जगह पर इशारा करते हुए कहते हैं, हल्दी के दिन किसी ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, वही सेठ जिसके साथ आपकी डीलिंग हुई थी। मेरे मेंशन से थोड़े दूर पर जाकर एक गटर पड़ता है, वहाँ पर अभी भी उसके शरीर के कुछ हिस्से आपको मिल जाएंगे। विश्वास ना हो तो जाकर चेक कर लीजिए। और ये मैंने तब किया था जब वो मेरी बीवी बनी भी नहीं थी। तो सोचिए, अब तो आप उसकी नहीं मेरे इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं। वाइफ है वो मेरी, मुंह बंद रखेंगे तो जिंदा रहेंगे। बाकी आप अच्छे से जानते हैं मैं अपने वादे का कितना पक्का हूँ मिनिस्टर जी। वो मंत्री एकदम से शांत रह करके अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, जैसा आप कहें अंश। भैया जो कहते हैं, क्या? वो मंत्री जो कहता है, मेरा मतलब जैसा आप कहें सर। अंश इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, दैट्स गुड, काफ़ी स्मार्ट है आप। चलिए और अंदर चल करके बताइए कि आपको मिसकंसेप्शन हो गई थी और इस लड़की को आपने कभी नहीं देखा। मेरे फैमिली वालों को ये बिलीव हो जाना चाहिए कि जो भी कुछ आप बकवास करने चाह रहे थे वो लड़की कोई और थी, मेरी समायरा नहीं। और आप मिठाई खाइए और दफ़ा हो जाए यहाँ से, क्योंकि अब मुझे आपकी शक्ल से नफ़रत हो रही है और जिससे मुझे नफ़रत होती है मैं ज़्यादा दिन तक उसको झेल नहीं पाता। और इसी तरह से बात करते हुए वो फाइनली अब दोबारा से हॉल के अंदर पहुंच चुके थे और वहीं हंसते हुए वो उनको बैठाते हुए कहते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वो जगह। जयचंद्र जो हैरानी से पूछते हैं, किस जगह की बात कर रहे हैं अंश, कहाँ लेकर गए थे इन्हें? वही अंश मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आराम से बैठिए। अरे वो बगीचा दिखाने लेकर गया था इनको। मैंने दिखाई आपकी मेहनत, कितनी मेहनत से आप काम करते हैं, और साथ ही उस पर कुछ मेहनत के निशान मेरे भी थे। आई मीन होप सो आपको पसंद आया होगा मिनिस्टर जी। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वहीं जयचंद्र जो अपनी नज़र को दोबारा से मिनिस्टर पर गड़ाते हुए कहते हैं, आप उस लड़की के बारे में क्या बता रहे थे? ये सुनते ही अंजू के ऊपर जाते जाते रेलिंग पर टिक कर ही एक बार मिनिस्टर की तरफ देखते हैं और हल्का सा स्माइल कर देते हैं, जिससे वो मिनिस्टर तुरंत अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, अरे वो क्या बताएं, वो हमको लगा बिल्कुल उसी तरह की एक लड़की थी जिसको हमने काम करते हुए देखे थे घर में। हमको लगा कि ऐसी लड़की जो नौकरानी हो किसी के घर की, उसके साथ अंश बिटवा की शादी। तो अभी हमको समझ में आया कि नहीं, वो लड़की ये नहीं है ना। जयचंद्र समझ गए थे कि अंश क्यों लेकर गए थे मिनिस्टर को बाहर। वो समझ गए थे कि शायद नायरा को उन्होंने नौकरानी की तरह पहचान लिया था, इसी वजह से अंश उनको समझाने के लिए गए थे, जिससे जयचंद्र खुश होते हुए कहते हैं, चलो
कभी तो हमारे खानदान की इज्जत के बारे में परवाह किया आपने, लेकिन अब जयचंद्र को कहाँ पता था कि किस तरह से वो मिनिस्टर को समझा कर आए हैं और कौन सा सच मिनिस्टर के दिमाग में उन्होंने राज बना कर रख दिया है। वो जैसे कमरे के अंदर पहुंचते हैं वो थोड़ा नाराज होते हुए कहते हैं, तुमसे कॉफ़ी लाने के लिए कहा था मैंने, पर तुम तो कहाँ गई? समायरा, देखो अब मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना बंद करो। कहाँ हो तुम? अरे यार, फिर गायब हो गई। एक तो ये, लेकिन तभी वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़े थे, शीशे से उन्हें कुछ रिफ्लेक्शन नजर आई थी, और जैसे ही उनकी नज़र उस तरफ पड़ती है वो काफ़ी तेज़ चिल्लाते हुए तुरंत ही पीछे मुड़ करके अपने बालकनी साइड एरिया में आए थे और ज़ोर से नारा की तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं, समायरा क्या कर रही हो? वो बस रोते रोते इस वक्त बाउंड्री पर चढ़ी हुई थी और नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, पिछली बार आपने कहा था ना कि सीढ़ियों से गिरकर कोई नहीं मरता, अगर यहाँ से गिरूंगी तो मर जाऊंगी मैं। आज जैसे उसको इस तरह की बातें करता सुनते हैं वो तुरंत ही अपना हाथ उठाकर उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, समायरा इधर इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। लेकिन समायरा जो रोते हुए कहती है, नहीं, मुझे हाथ मत लगाएगा, मैं कूद जाऊंगी, अगर मेरे पास भी आए तो मैं कूद जाऊंगी। आज तुरंत ही पीछे होते हुए कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं एकदम पीछे खड़ा हूँ, अब तुम तुरंत नीचे उतरो, अगर तुम वहाँ से गिरी तो। समायरा जो हंसते हुए कहती है, तो नहीं बचूंगी ना, नहीं बचूंगी ना मैं, पक्का प्रॉमिस, क्योंकि अगर मेरे हाथ पैर टूट गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, एक बार में सब खत्म हो जाएगा। वो ऐसे ही बात करी थी जैसे वो कोई पागल हो, क्योंकि कभी भी नारा ने इस तरह की हरकतें तो नहीं की थी। जहाँ उसकी आंखों में आंसू थी वहीं उसके चेहरे पर स्माइल भी, जैसे आज फाइनली वो खुद को आज़ाद करने वाली थी शरीर से और साथ ही इन सारे बंधनों से। लेकिन अंशु धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहे थे, और अभी नारा अपने एक कदम को आगे बढ़ाई थी कि तभी अचानक ही वो पीछे की तरफ एकदम से गिरती है और वो जाकर के अंश की गोद में गिरी थी, क्योंकि अंश ने ही उसके पैरों को काफ़ी ज़ोर से पकड़ करके अपनी तरफ खींच दिया था। और जैसे ही वो अंश की बाहों में गिरी थी, अंश जो कि आकर के नीचे घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, पागल हो गई हो तुम, क्या करने जा रही थी? नारा जल्दी से खड़ी होती है और दोबारा से अभी बाउंड्री पर चढ़ती उससे पहले ही अंश उसको पीछे से कमर से जोर से पकड़ते हैं और उसे ज़बरदस्ती कमरे के अंदर लाते हैं। साथ ही उन्होंने बालकनी के दरवाजे को लॉक कर दिया था, जिस लॉक को नायरा ना खोल पाए, और उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहते हैं, पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या करने जा रही थी? समायरा जो रोते हुए कहती है, मरने जा रही थी, क्यों बचा लेते हैं सब लोग मुझे, मैं बचने लायक नहीं हूँ ना, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ और सबको पता भी चल गया होगा अब तक तो। अब लोग मुझे किस तरह देखेंगे, मैं बहुत गंदी हूँ, आप सही कह रहे थे, मैं बहुत गंदी हूँ। लेकिन अंश उसको शांत करते हुए कहते हैं, तो सोच भी नहीं सकती, समझी, तुम बहुत अच्छी हो, किसने कहा तुम गंदी हो? नायरा रोते हुए फिर से बालकनी साइड एरिया में जाते हुए कहती है, नहीं मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा चले गए, हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर। मेरी मासी हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारी वजह से हमारी दीदी और जीजा चले गए इस दुनिया को छोड़कर, और मैं ना वो आपने आपने क्या बोला था, पनौती, मैं पनौती हूँ, जिसकी ज़िंदगी में जाती हूँ सब खराब हो जाता है। और देखिए मेरी ज़िंदगी भी कितनी खराब हो गई ना, वो मंत्री ने सब कुछ बता दिया होगा ना, आपकी माँ मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, आपका पूरा परिवार मुझे बहुत मानता है, उन लोगों को क्या लगेगा मेरे बारे में, मैं उन लोगों को शक्ल नहीं दिखा सकती, मुझे प्लीज़ मर जाने दीजिए। लेकिन अंश उसको ज़ोर से अपनी बाहों में लगाते हुए कहते हैं, क्यों मरना है तुम्हें, तुमने कौन सी गलती की है? नायरा कहती है, आप भी तो मुझे कॉल गर्ल ही समझते हैं ना, जो लड़कियाँ पैसों के लिए अपना शरीर बेचती हैं। अंश उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ तुम समायरा हो मेरे लिए, दैट्स इट, मुझे नहीं याद है वो सारी बातें। मैं नायरा जी कहती हैं, अगर याद करके देखिए आपको नफ़रत होगी मुझसे बहुत नफ़रत करते हैं आप, मुझे पता है, आप सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों बचाना चाहते हैं मुझे, मर जाने दीजिए ना। लेकिन अंश उसका हाथ नहीं छोड़ता है और उसे दोबारा से अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, नहीं, तुमने उस दिन क्या कहा था याद है तुम्हें? तुमने कहा था कि अगर तुम कॉल गर्ल भी हो तो इसमें तुम्हारे लिए
शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो उन लोगों की है जो तुम्हारी जैसे लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर मारना है तो उन्हें मारो। तुम्हारी जैसी लड़कियां तो, खैर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नायरा जी कहती है, बात करना पड़ेगा आज आपको। आज आपको खुद नफरत होगी मुझसे जब आप इस बारे में बात करेंगे तो। और आप मुझसे नफरत करते हैं, क्यों भूल जाते हैं बार बार? तभी अंशु चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर नफरत करता तो किसी की मजाल है जो मुझसे शादी करवा लेता तुमसे। तुम्हें लगता है कि इतनी किसी की हिम्मत है कि अंश मल्होत्रा के साथ कोई ज़बरदस्ती कर सके? अगर शादी की है तो ऑब्वियसली तुमसे इतनी भी नफरत नहीं करता हूँ, और तुम्हें मरने तो बिल्कुल नहीं दे सकता। समझ में आ रही है बात? नायरा के गालों पर अंश का हाथ था और वहीं वो थम से आंसुओं को उसके पोंछते हुए कहते हैं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम्हारे साथ लड़ाइयाँ करता हूँ लेकिन मुझे उस लड़ाई में मज़ा आता है। तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तुम्हें मरने नहीं दे सकता। लिटरली मुझे किसी की फिक्र नहीं होती अपनी माँ और अपने परिवार के अलावा। और उस परिवार में सिर्फ मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे कुछ दोस्त आते हैं। लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी फिक्र है। और जहाँ तक बात रही उस मंत्री की, उसे तो मैं मरवा दूंगा बहुत जल्द। और हाँ, मैंने अपने परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं लगने दिया है। ये सुनते ही नायरा जी कहती हैं, कितना दिन तक छुपा लेंगे सबसे सच? जिस दिन पता चलेगा। अंशु कहते हैं, तब तक तो मेरे साथ नहीं रहोगी। मैं बस अपने मॉम डैड का डिवोर्स करा करके तुम्हें एक सेफ जगह पर पहुंचा दूंगा, और तुम मेरी इतनी मदद करी हो, इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में सब कुछ होगा, यानी कि सारी लग्जरियस लाइफस्टाइल जो कि तुम डिज़र्व करती हो। तुम्हें दोबारा से अपने उस गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुंबई में रह सकती हो हमेशा हमेशा के लिए। बात समझ आ रही है? नायरा अंश की तरफ ध्यान से देखती है और फिर उनकी बाहों से लग करके बस रोना शुरू कर देती है। इस वक्त अंश, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े थे, अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने, जिसमें शीशे में उनकी अपनी शक्ल ध्यान से वो खुद को देखते हुए पूछते हैं, आयुष शो की तो नफरत कर पाएगा इस लड़की से? और वह एक बार नायरा के चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हैं। इस वक्त उसका सिर ही अंश को दिखाई दे रहा था, जिस पर वो धीरे से अपने गाल को टच कराते हुए आइंदा से कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे तुम। समझ में आ रही है बात? कोई रहे ना रहे तुम्हें फेवर करने के लिए मैं हमेशा हूँ। वही नायरा, जो कि कुछ भी नहीं बोलती, जिससे अंश थोड़ा परेशान होकर के जैसे उसके चेहरे को अपने शरीर से अलग किए थे, वो देखते हैं कि नायरा जो अपनी आंखें बंद कर चुकी है। पहले तो लगा था अंश को कि नायरा बेहोश है, लेकिन उसके हाथ पैर अच्छी तरह से काम कर रहे थे, जिससे वो खुद से कहते हैं, ये क्या रोते रोते सो गई? वो धीरे से अभी नायरा के गालों पर हाथ रखते, लेकिन उसका गाल जो पूरी तरह से तप रहा था, और वो खुद ही उसे अपनी गोद में उठा करके ले जा करके बेड पर रखते हैं और उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहते हैं, बहुत नाजुक हो तुम। सिर्फ दिखाती हो कि तुम्हें गुस्सा आता है और तुम हर चीज़ को हैंडल कर सकती हो, लेकिन अब तुम्हें बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और अगर तुमने अकेले में आकर के अपने साथ कुछ कर लिया तो। और फिर वो धीरे से खड़े होते हुए कहते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर बस वो मेरे फैमिली वालों को ऐसा नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ रह करके मर गई। हाँ, मुझसे दूर जा कर के मरो, चाहे जो मन चाहे वो करो, आई डोंट गिव अ। लेकिन तभी वो देखते हैं कि धीरे धीरे नायरा की आंखें खुल रही हैं, और वो तुरंत ही दोबारा से आकर के बेड पर बैठते हुए कहते हैं, क्या हुआ, सो जाओ ना। नायरा धीरे से कांपते होठों से कहती है, मुझे ठंड ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। हर्ष तुरंत ही एसी को ऑफ करते हैं और अच्छे से उसे डबल ब्लैंकेट चढ़ाते हुए कहते हैं, अब ठीक है, एक काम करो, चेहरे को भी नीचे करो। और वो चारों तरफ उसके पिलो लगा दिए थे उसके चेहरे के भी, ताकि थोड़ा भी हवा उसकी तरफ ना पहुंचे, और साथ ही आकर के वो प्रॉपरली हर विंडो के कर्टन्स को लगाते हुए काफ़ी हद तक रूम में अंधेरा कर दिए थे। और वो धीरे से नायरा के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं दवा लेकर आता हूँ। और फिर उसकी इतनी केयर करने के बाद अंश जैसे ही पीछे की तरफ मुड़े थे, वो अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए खुद से कहते हैं, मुझे लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता। यस, पर ये बीमार है तो थोड़ी बहुत केयर तो कर ही सकता हूँ इसकी। ऐसा लगता है जैसे वो खुद से ही जूझ रहे हों अपनी फीलिंग से, कि आखिर इस लड़की को इस तरह देख कर के उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो क्यों रही है। क्या अगर उन्हें वाकई फ़र्क पड़ता है इस लड़की को कुछ हो गया तो?
लेकिन उन सारी बातों को और अपने दिल में चल रहे बहुत सारे सवालों के साथ जूझते हुए बाहर की तरफ आ गए थे और अपने सर को रब करते हुए कहते हैं, काम डाउन अंश, काम डाउन।